घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। भारत से 17,000 किलोमीटर दूर बसे एक शहर में कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ा और इससे जो खुलासा हुआ उसने दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी बात पता चली जिसके शिकार अनजाने में मैं और आप या कोई भी हो सकता है। हम बाजार से अच्छी क्वालिटी की कीमत देकर जिन फलों को खरीदते हैं, असल में वो चीन के खतरनाक बीमारियां देने वाले फल हो सकते हैं। ये फ्रॉड कैसे चलता है, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये है लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है आपको? इस फल को आप पहचानते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं रसबेरी, हिंदी में कुछ लोग रसभरी कहते हैं, कुछ लोग बेरी कह देते हैं। हम भी बेरी ही कहेंगे और आज समझ जाइएगा कि हम इसी की बात कर रहे हैं। महंगा फल होता है। भारत में अच्छी क्वालिटी के ड्राई बेरी की कीमत 6,000 रुपए प्रति किलो तक होती है और ये वाला बेरी फल दुनिया के सारे देशों में नहीं होता, कुछ ही जगह पैदा होता है। तो जाहिर है जिन देशों में नहीं होता वो आयात करते हैं। जहां सबसे अच्छी क्वालिटी का बेरी उगता है उन देशों में एक नाम है चिले का। चिले और चिली से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही देश हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश चिली, जो प्रशांत महासागर के तट के सहारे एक सकरी लंबी पट्टी की मानंद फैला है। चिले से भारत की सीधी दूरी करीब 17,000 किलोमीटर है। समंदर के रास्ते चिले के पोर्ट से मुंबई के पोर्ट तक सामान लाया जाए तो दूरी 24,000 किलोमीटर पड़ती है और पहुंचने में 52 दिन लगते हैं लगभग। इतनी दूरी से भी भारत में चिली से हजारों टन एप्पल, कीवी, बेरी और अखरोट जैसे फल आते हैं क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। भारत में इनकी मांग है और चिली भारत के अलावा कई और देशों को भी फल बेचता है, जिसमें से एक देश है कनाडा का। चिली की हाई क्वालिटी वाले बेरी फल लाखों टन कनाडा में बिकते हैं क्योंकि कनाडा के लोगों को भरोसा है कि चिली में बेरी के फल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, बिना ज्यादा उर्वरक और कीटनाशक के इस्तेमाल के। कनाडा और चिली की इसी तिजारत के दौरान पकड़ में आया एक बहुत बड़ा फ्रॉड जिसका मास्टरमाइंड चीन है। कनाडा की अलास्को कंपनी को चिली की फ्रूट डी बॉस्को नाम की कंपनी फल बेचती है। इन फलों की पैकिंग करने वाले एक मैनेजर ने चिली के कस्टम विभाग को चुपके से खबर दी कि ये गुनाह हो रहा है। जानकारी मिलते ही चिली का कस्टम विभाग हरकत में आया और राजधानी सैंटियागो में एक टावर के सेकंड फ्लोर पर कस्टम विभाग ने छापा मारा। यहाँ कनाडा में बेरी बेचने वाली कंपनी फ्रूटी डी बॉस्को का दफ्तर था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब कंपनी के दस्तावेजों की जांच हुई तो फलों का एक ऐसा रैकेट सामने आया जिसके तार 3 महाद्वीपों तक जा रहे थे। असल में जो फल चिले की कंपनी हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक होने के टैग के साथ कनाडा के केबेक और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में धड़ल्ले से बेच रही थी, वो हाई क्वालिटी के होने की बात तो दूर, चिले के थे ही नहीं। ये आते थे चीन से। चीन के घटिया क्वालिटी के फ्रोजन बेरी थे, यानी बर्फ में जमे और उसके जरिए संरक्षित किए गए। चिले के कस्टम विभाग ने जो दस्तावेज बरामद किए उसके मुताबिक चीन की हार्बिन गाओताई फूड लिमिटेड नाम की कंपनी चिले में फ्रोजन बेरी पहुंचाती थी। इसके बाद चिले में इनकी दोबारा पैकिंग होती थी। मेड इन चाइना की जगह मेड इन चिले लिख दिया जाता था। इसकी ब्रांड का टैग लगाने के बाद ये हो जाते थे चिले के बेरी और अब घटिया क्वालिटी के फलों को उसी कीमत पर बेचा जाता था जिस पर चिले के असली बेरी बिकते थे। जांच के मुताबिक 2014 से 2016 के बीच फर्जी टैग के साथ 1,20,00,000 डॉलर के चीनी बेरी कनाडा में चिले के बताकर बेचे गए। अब एक कहानी और सुनिए, कनाडा के केबेक शहर से 2017 की शुरुआत में यहाँ पर एक अजीब बीमारी फैली। सैकड़ों लोग पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत के साथ अस्पताल में पहुंचे। जांच हुई तो पता चला कि केबेक शहर में नोरो वायरस जनित बीमारी फैल गई। ये वायरस आमतौर पर खाने की चीज़ों से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जांच की तो पता चला कि फ्रोजन बेरी खाने से बीमारी फैल रही है और तब फ्रोजन बेरी सीधे चीन से कनाडा पहुंच रहे थे। चीन की कंपनी हार्बिन गाओताई ही कनाडा के अलास्को कंपनी को बेरी सप्लाई कर रही थी। जब चीन से आने वाली बेरी पर सवाल उठे तो हार्बिन गाओताई पर रोक लगा दी गई। जुलाई 2016 से जुलाई 2017 तक खरीदे गए सारे फलों को वापस किया गया और इन प्रतिबंधों के साथ कनाडा ने यह पुख्ता किया कि अब चीन के बीमार करने वाले बेरी वहां नहीं बिकेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी 2015 में चीन के बेरी पर रोक लगाई थी क्योंकि वहां इन फलों से हेपेटाइटिस ए की बीमारी होने लगी थी।
और अमेरिका, उसने तो 2009 में ही इस चीनी कंपनी हार्बिन गाओताई के सामान को वॉच लिस्ट में डाल दिया था क्योंकि फलों में हानिकारक कीटनाशक पाए गए थे। 2017 में कनाडा ने चीनी फलों को रोका, लेकिन तब तक चीनी कंपनी चिले का रूट पुख्ता कर चुकी थी। कनाडा और चिले के बीच 1997 में एक पैक्ट हुआ था कारोबार को लेकर। इसके तहत चिले के सामान पर कनाडा में टैरिफ नहीं लगता और ये फल ही अगर चीन से कनाडा में जाएंगे तो 6% टैरिफ लगता। इसलिए टैक्स में इस राहत से चिले में चीन के फलों की दोबारा पैकिंग पर जो खर्चा हुआ वो भारी नहीं पड़ा और चिले में सरकारी एजेंसियों को शक न हो, इसलिए चीन ने एक कंपनी को बिचौलिया बना लिया। चीनी कंपनी हार्बिन गाओताई पूरे फ्रूट सीधे चिले को ना भेजकर न्यूजीलैंड की कंपनी डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया लिमिटेड को बीच में लाती थी। यानी चीन वाली कंपनी पहले कागजों पर न्यूजीलैंड वाली कंपनी को माल बेचती, फिर ये न्यूजीलैंड की कंपनी चिले की कंपनी को फल बेचती और फिर वहां से चिले के टैग के साथ ये फल कनाडा और एशिया के बाकी देशों में सप्लाई होते। और इसी रूट से जब कनाडा चीन के फलों को बैन करके खुशफहमी में था, तब भी वहां धोखे से चीन के फल पहुंच रहे थे। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था और दोनों देशों में किसी फूड टेस्टिंग एजेंसी को खबर नहीं हुई। चिले की जो कंपनी फर्जी तरीके से चीन के फलों को कनाडा में बेच रही थी, उस पर तो चिले में कार्रवाई हो गई, लेकिन गलती तो कनाडा की भी थी। कनाडा की फूड कंपनी एलास्को चिले की कंपनी फ्रूटी डी बस्को से फल खरीदती थी। सवाल एलास्को कंपनी पर भी उठे। उसने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि फल चीन के थे? क्वालिटी का ध्यान तो पैक करने वालों और एक्सपोर्ट करने वालों को रखना चाहिए। लेकिन कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी यानी CFIA ने कहा, आयात करने वालों पर भी जिम्मेदारी है कि फलों की क्वालिटी चेक करें। और असल में चिले की फ्रूटी डी बस्को कंपनी फल सिर्फ कनाडा में नहीं बेच रही थी, अमेरिका, कुवैत, तुर्की और UAE में भी बड़ी तादाद में फल पहुंच रहे थे। हो सकता है भारत में भी पहुंच रहे हो। चिले वाले घोटाले के बाद पता चला कि असल में खाने और फलों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में बड़ी गड़बड़ चल रही है। यूरोप समेत दुनिया के 78 देशों में जांच के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इसमें लिखा था कि 2018 के आखिर से लेकर 2019 की शुरुआत तक सिर्फ 5 महीनों में 16,000 टन खाने और 3 करोड़ 30 लाख लीटर पीने की संदिग्ध या मिलावटी चीज़ों का कारोबार हुआ, जो गलत टैग लगाकर फर्जी ब्रांड बनाकर बेचे गए। और अमूमन जांच एजेंसियों की पकड़ में भी ये फ्रॉड नहीं आते हैं। हो सकता है कि आप जिन्हें चिले का बढ़िया एप्पल समझकर ऊंचे दामों पर बाजार से खरीदें, वो चीन का हो। जिन देशों में चीन के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया, वहां चीन तीसरे देश के रास्ते अपना सामान धोखे से बेचता है और इसको लेकर चिंताएं भारत में भी हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी किर्गिस्तान से। यहाँ संसदीय चुनाव में धांधली को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। 4 अक्टूबर को चुनाव हुए। नतीजों में सत्ताधारी पार्टी को भारी बहुमत मिला। 16 में से 11 पार्टियों ने इस नतीजे को मानने से इनकार किया। 5 अक्टूबर से किर्गिस्तान में हिंसक विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय की बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। प्रोटेस्ट के चलते प्रधानमंत्री कोबाबेक बोरोनोव को इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव के नतीजों को अब रद्द कर दिया गया है। ताज़ा स्थिति यह है कि विरोधी पार्टियां अलग अलग गुटों में बंट गईं और कुर्सी पर अपना अपना दावा ठोक रही हैं और इससे किर्गिस्तान में अनिश्चितता वाले हालात पैदा हो गए। दूसरी सुर्खी ग्रीस से है। राजधानी एथेंस की एक अदालत ने फांसीवादी गोल्डन डाउन पार्टी को आपराधिक संगठन घोषित कर दिया। पार्टी लीडरशिप को आपराधिक गतिविधियां चलाने का दोषी पाया गया। साथ ही 2013 में रैपर की हत्या, ट्रेड यूनियन के सदस्यों पर हमले जैसे आरोपों में भी इस पार्टी के सदस्य दोषी पाए गए। ये ग्रीस के इतिहास के सबसे खास मुकदमों में से एक था। इसका ट्रायल पिछले 5.5 साल से चल रहा था। गोल्डन डाउन की स्थापना 1980 के साल में हुई थी। इसे ग्रीस की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिला है। गोल्डन डाउन नियो नाजी विचारधारा से प्रेरित है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को अपना आदर्श मानती है। नस्ली शुद्धता पर जोर देती है। पार्टी के सिंबल भी नाजियों से मिलते जुलते हैं। आज की तीसरी सुर्खी स्वीडन से। मेडिसिन और फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पुरस्कार का ऐलान हुआ। इस साल केमिस्ट्री का नोबेल फ्रांस की इमैनुअल कार्पेंटियर और अमेरिका की जेनिफर ए डूडना को दिया जाएगा। उन्हें जीनोम एडिटिंग की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। नोबेल कमेटी के अनुसार उनकी खोज से जीवों के DNA में बदलाव करने की प्रक्रिया ज़्यादा असरदार हुई। इससे कैंसर और जेनेटिक बीमारियों के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी तारीख की। आज तारीख है 7 अक्टूबर और इसका संबंध पाकिस्तान में पहली दफा लगे मार्शल लॉ यानी मिलिट्री शासन से है, जब राष्ट्रपति ने आर्मी चीफ पर भरोसा जताया और कुछ दिनों के बाद उन्हें बेआबरू होकर तख्त और देश छोड़ना पड़ा।
ये एक ट्रेंड की शुरुआत थी जो बाद के बरसों में पाकिस्तान में कई दफा दोहराया गया। क्या है किस्सा? साल था 1958 का। इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। वो अपनी कुर्सी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां के नेता सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार को यह मंजूर नहीं था। इससे तनाव बढ़ा, कई जगहों पर हिंसा हुई। इस्कंदर मिर्जा को खतरा लगा। उन्हें लगा कि इस चिनगारी से उनके विरोधी गुट फायदा उठा सकते हैं, और जब उन्हें मदद की तलब लगी तो वो पहुंचे पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान के पास। दोनों में गहरी दोस्ती थी। अयूब खान ने मदद का भरोसा दिया। एक प्लान तैयार किया गया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की गई। उस दिन कराची के प्रेसिडेंशियल हाउस में जलसे का आयोजन हुआ। रात के 10:30 बजे जलसा अपने शबाब पर पहुंचा। तब अयूब खान एक दस्तावेज के साथ प्रेसिडेंशियल हाउस पहुंचे और कहा कि पूरी तैयारी हो चुकी है। इस्कंदर मिर्जा ने कागज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन इन दस्तावेजों में था क्या? इसमें था पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू करने का आदेश। सेना ने देश के अहम ठिकानों को पहले ही कब्जे में ले रखा था। संविधान भंग कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टियों पर बैन लगा दिया गया, और साथ ही अयूब खान को मिला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का पद। इस्कंदर मिर्जा का पद भी बरकरार रहा, लेकिन कब तक? अयूब खान को नेताओं पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था, और नए प्लान को अमली जामा पहनाने से पहले तैयारी हुई। अयूब ने खास पदों पर अपने वफादारों को बिठाया और फिर 27 अक्टूबर 1958 को नई कैबिनेट को शपथ दिलाई। अयूब खान को प्रधानमंत्री का पद मिला, और उसी शाम अयूब और इस्कंदर मिर्जा गर्मजोशी से मिले। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हालात बदल गए। आधी रात में जब इस्कंदर मिर्जा कच्ची नींद में थे, उन्हें जगाया गया। सेना के कुछ अफसर मिलने आए थे, पूरे साजो सामान के साथ। अफसरों ने कहा, ये रही इस्तीफे की चिट्ठी, इस पर दस्तखत करिए और अपना सामान बांध लीजिए, आपको निर्वासित किया जा रहा है। मिर्जा माजरा समझ गए। उन्होंने चुपचाप साइन किए, 2 बैगों में सामान बांधा और लंदन जाने की इच्छा जताई। उस दिन लंदन के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी, तो उन्हें पहले क्वेटा ले जाया गया और कुछ समय के बाद लंदन भेज दिया गया। इस्कंदर मिर्जा मौत तक वहीं रहे, बेहद दयनीय स्थिति में। गुजारने के लिए छोटा सा होटल चलाते थे। अंतिम समय में कहते हैं कि इलाज के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसी तरह से आगे चलकर पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जिया उल हक पर भरोसा किया, बदले में मिली फांसी। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ से दोस्ती गांठी, बदले में मिला निर्वासन। इस्कंदर मिर्जा के साथ जो हुआ, उससे बाद के नेताओं ने सबक नहीं लिया। उन्हें भी वही झेलना पड़ा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, ठीक इस्कंदर मिर्जा की तरह। पाकिस्तान में फौज जानती है कि किस तरह नेताओं को अपने कब्जे में लेना है। पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, चारों तरफ फौजा ही फौजा। ये था आज का दुनियादारी शो। विश्व कविता में अब जो आखिरी सेगमेंट है, आपको सुनाएंगे अमेरिकन पोलिश कवि चेस्लाव मिलोश की एक कविता। चेस्लाव जब 28 साल के थे तो दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उनका देश पोलैंड हिटलर की नाजी सेना और सोवियत रूस के भिड़ंत का गवाह बना। इस दौरान चेस्लोव पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में अंडरग्राउंड रहे और अपनी लेखनी की मदद से प्रतिरोध करते रहे। बदले में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें नई कम्युनिस्ट सरकार की डिप्लोमेटिक सेवा का सदस्य बनाया गया। सांस्कृतिक विभाग से जुड़े मसलों को देखने के लिए पेरिस भेजा गया। लेकिन चेस्लोव के साथ खेल ऐसा था कि वो ना तो पूरी तरह कम्युनिस्ट शासन में भरोसा रखते थे और ना ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। सरकार को लगा कि कुछ गड़बड़ी हो, इससे पहले चेस्लोव को वापस पोलैंड बुलाया जाए, लेकिन चेस्लोव ने आने से इनकार किया। उसके बाद 1951 में उनको पोलैंड से देश निकाला कर दिया गया। तब से लेकर 1960 तक उन्होंने पेरिस में बीबीसी की पॉलिश सेवा में काम किया। 1960 में उनकी ख्याति की वजह से उन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पॉलिश लिटरेचर पढ़ाने का प्रस्ताव आया। वो अमेरिका चले गए। 1970 में नागरिक बने और 1980 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। सुनिए चेस्लोव की कविता ये दुनिया, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मनोज पटेल ने। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। ऐसा लगता है कि वो सब एक गलत फहमी ही थी। गंभीरता से ले लिया गया था एक परीक्षण जांच को। नदियां लौट जाएंगी अपने उद्गम की तरफ, हवा ठहर जाएगी एकदम शांत होकर। बढ़ने की बजाय पेड़ रुख करेंगे अपनी जड़ों की ओर। बूढ़े लोग पीछे भागेंगे एक गेंद के,
आईने पर एक निगाह और फिर से बच्चे हो जाएंगे वे। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे वे तमाम बातों को, जब तक अघटित नहीं हो जाती सारी घटित बातें। कितनी राहत की बात है, चैन की सांस लो तुम, जिसने उठाई है इतनी तकलीफ। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।